नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने देखा था बायो फर्टिलाइज़र देखे थे। बायो फर्टिलाइज़र में हमने देखा था फास्फोरस सॉल्युबलाइजर, फास्फोरस एब्जॉर्बर, नाइट्रोजनस देखा था सिम्बायोटिक, असिम्बायोटिक, एसोसिएटेड। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक मैन्योर्स। ऑर्गेनिक मैन्योर देखते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर किन्हें कहा जाता है? ऑर्गेनिक मैन्योर जो नेचुरली प्लांट्स प्लस एनिमल से बना हो। आइदर वो प्लांट्स का बस अवशेष हो, या फिर एनिमल का हो, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक मैन्योर कहा जाता है। ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करें तो ऑर्गेनिक मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा, न्यूट्रिएंट्स कम होता है, जबकि इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर में एंड ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है। अगर हमें किसी फील्ड में न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ाना है तो हमें मैन्योर की जगह में फर्टिलाइज़र का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैन्योर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ा देता है, फर्टिलाइज़र और प्लांट न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ाता है। ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर, चलो इसमें देखते हैं बायोगैस। FYM से बनता है बायोगैस। बायोगैस की खोज किसने की थी? बायोगैस की खोज की थी AL देसाई एंड TD विश्वास ने। AL देसाई एंड TD विश्वास ने बायोगैस की खोज की थी। अगर इसका कंपोजिशन देखें बायोगैस का, देखो किसी एग्जाम में पूछ लेता है कि बायोगैस का कंपोजिशन क्या है, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। बायोगैस में हमने देखा था, जब राइस का क्लास किए थे हमने, तब देखा था कि राइस की फील्ड से कौन सी गैस सबसे ज़्यादा इवॉल्व होती है, तो CH4 मीथेन गैस, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। तो मार्स गैस अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन देखें तो 50 से 60% पाया जाता है बायोगैस में। उसके बाद इसमें पाया जाता है CO2 पाया जाता है 30 से 40%। हाइड्रोजन की बात करें तो 5 से 10% हाइड्रोजन पाया जाता है। एंड नाइट्रस ऑक्साइड पाया जाता है 3 से 4%। एंड हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत कम, नेग्लिजिबल। ओके, तो ये क्या था? ये बायोगैस का कंपोजिशन। बायोगैस के कंपोजिशन के बाद आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर की क्लासिफिकेशन देखते हैं। हमने देखा AL देसाई एंड TD विश्वास ने बायोगैस को डिस्कवर किया। बायोगैस में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। ठीक है। अब ऑर्गेनिक मैन्योर को दो भाग में बांटा गया है। देखो क्या क्या है। ऑर्गेनिक मैन्योर को पहला बांटा गया है कॉन्सनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसे कहा जाता है, कॉन्सनट्रेटेड को ही कहा जाता है सांद्र कार्बनिक पदार्थ, एवं कहा जाता है बल्की ऑर्गेनिक मैटर। बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर को कहा जाता है स्थूल कार्बनिक पदार्थ। ओके। अब देखिए कॉन्सेंट्रेटेड में आते हैं, जैसे जितनी खलियां हो गई, आपने सुना होगा नीम खली, सरसों खलियां, हड्डी का चूर, ये सब आते हैं कॉन्सेंट्रेटेड में। बल्क ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करें तो गोबर की खाद, जिसे FYM के नाम से जाना जाता है, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। ठीक है। इसमें रक्त चूर्ण मतलब ब्लड मील। ओके। हड्डी का चूर को बोला जाता है बोन मील।
चलो आगे बढ़ते हैं। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर को फर्दर बांटा गया है, देखिए क्या है आगे। अब हम एक एक मैन्योर को डायरेक्ट देखेंगे क्या क्या है उसका कंपोजिशन, कितना उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट पाया जाता है। पहला FYM गोबर की खाद। गोबर की खाद में 33% नाइट्रोजन, 70% फास्फोरस, 75% पोटास। ये फर्स्ट ईयर प्राप्त होता है हमें, अगर इसमें पोषक तत्व की न्यूट्रिएंट की मात्रा देखा जाए, न्यूट्रिएंट की मात्रा ये तो पहली साल था। अब न्यूट्रिएंट की मात्रा देखा जाए, नाइट्रोजन परसेंट कितना है, P2O5 कंटेंट कितना है एंड K2O कंटेंट कितना है, ये इम्पॉर्टेंट है। एक बॉक्स बना के लिख लीजिए। नाइट्रोजन 0.5%, 0.25% P2O5 एंड 0.5% K2O। FYM की न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें, FYM में 0.5% नाइट्रोजन, 0.25% P2O5 एंड 0.5% K2O। ये तो था FYM। बनाने की विधि, बहुत सारी विधि है, विधि हम नहीं देखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है। कंपोस्ट की बात करते हैं FYM की। कंपोस्ट आप PAT का अगर आप तैयारी कर रहे हैं जरूर आता है कि ट्रेंच मेथड किसने बनाया, बेंगलोर मेथड किसने बनाया, तो इसको याद रख लीजिएगा आप। जैसे बेंगलोर मेथड CN आचार्य ने बनाया था क्या, हाँ। कंपोस्ट बनाने के वो तो कंपोस्ट में देखेंगे हम। कंपोस्ट में पोषक तत्व न्यूट्रिएंट क्या क्या पाया जाता है, कितना मात्रा में पाया जाता है, नाइट्रोजन, P2O5% एंड K2O परसेंटेज। अगर कंपोस्ट की बात करें तो 0.50% नाइट्रोजन पाया जाता है, 0.15% P2O5 पाया जाता है, 0.75% पोटास पाया जाता है। ये है कंपोस्ट की मात्रा। अब कंपोस्ट में न्यूट्रिएंट की मात्रा हमने FYM में देखा 0.5%, 0.25% एंड 0.5% FYM, और कंपोस्ट में देखा 0.50, 0.15 एंड 0.75% कंपोस्ट में देखा। अब कंपोस्ट बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ कंपोस्ट प्रिपरेशन, ओके। मेथड्स ऑफ कंपोस्ट प्रिपरेशन देखते हैं क्या क्या मेथड है। पहले आता है बेंगलोर विधि, बंगलोर मेथड किसने दिया था, इसमें डायरेक्ट पूछ लेगा बंगलोर मेथड किसने दिया था, तो इसे दिया था CN आचार्य ने, क्वेश्चन यही पूछ लेगा बेंगलोर मेथड किसने बनाया है, CN आचार्य ने। आगे बढ़ते हैं इससे, ये बेस्ट मेथड है। दूसरा है इंदौर विधि, इंदौर मेथड कंपोस्ट बनाने की। इंदौर विधि किसने दिया, यह है हावर्ड ने दिया, आप या हावर्ड बस याद रखिए, ठीक है। इंदौर विधि। तीसरा बात करें नाडेप विधि, इसमें और कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ साइंटिस्ट के नाम ही पूछेंगे। नाडेप विधि किसने दिया, नाडेप विधि की बात करें तो यह नाडेप काका, एक किसान थे नाडेप, जिन्हें सभी लोग नाडेप काका के नाम से बुलाते थे, नाडेप काका ने दिया, ठीक है। अब अगला बढ़ते हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में। आपको 3 ही याद रखना है, बेंगलोर विधि किसने दिया, CN आचार्य ने, इंदौर विधि किसने दिया, हावर्ड ने, एंड नाडेप विधि किसने दिया, नाडेप काका ने। अगला बढ़ते हैं वर्मी कंपोस्ट। अगर वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो इसमें 3 टर्म है, देखो, वर्मी कल्चर, वर्मी टेक्नोलॉजी, देन वर्मिडी, तो वर्मी कल्चर की बात करें तो कृत्रिम रूप से केचुआ पालन, कृत्रिम रूप से, ये क्या है, वर्मी कल्चर, ठीक है। वर्मी टेक्नोलॉजी की बात करें, वर्मी टेक्नोलॉजी मतलब क्या,
वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि से रिलेटेड है ये, बनाने की विधि से रिलेटेड। और वार्मिरी कहाँ किसे कहा जाता है? जहाँ केचुआ का पालन किया जाता है, केचुआ का पालन किया जाए उसे क्या कहा जाता है? वार्मिरी। ठीक है, ये 3 टर्म आपने याद रख लिया। हमने देखा कंपोस्ट में कितना परसेंट एनपीके, FYM में कितना परसेंट एनपीके। अगर कम FYM की बात करें 0.5, 0.25 एंड 0.5%, एंड कंपोस्ट की बात करें तब हमने देखा कंपोस्ट में हमने देखा था 0.5%, 0.15 एंड 0.75%। अब वर्मी कंपोस्ट में NPK परसेंटेज, NP2O5 परसेंटेज एंड K2O परसेंटेज। वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो 1.5 to 2.5% नाइट्रोजन पाया जाता है, P2O5 1.6 to 1.8% पाया जाता है, 1 to 1.5% K2O पाया जाता है। ये पाया जाता है वर्मी कंपोस्ट में। आपने 3 टर्मिनोलॉजी पढ़ा, वर्मी कल्चर, वर्मी टेक्नोलॉजी एंड वार्मिरी। नाइट्रोजन 1.5 to 2.5%, P2O5 1.6 to 1.8% एंड K2O 1 to 1.5%। ओके, अब देखिए वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इपीजिक केचुए वॉर्म्स का यूज किया जाता है। इपीजिक किसे कहा जाता है? आपने पढ़ा होगा केचुआ प्रकार। कुछ अपर सरफेस में पाया जाता है इपीजिक, कुछ मीडियम, कुछ लोअर। तो हमें अपर लेयर वाले जो ऐसे केचुए जो अपर लेयर में काम करें उन्हीं का यूज किया जाता है। ठीक है, एपिजिक केचुए की अगर एग्जाम्पल लें तब आता है आइसिनिया फिटिडा। हिंदी में लिख देता हूँ आइसिनिया फोइटिडा। ये है आइसिनिया फोइटिडा नाम का एक केचुआ है जिसे यूज किया जाता है। अब कितने समय लगता है? 2 महीने लगता है। आप जानते हैं कैसे बनाया जाता है, कितना नमी होना चाहिए, ये सब यहाँ से क्वेश्चन कुछ नहीं आता। इपीजिक वॉर्म्स का यूज किया जाता है, ये उसका नाम, बस इतना देख लीजिए काफ़ी है। आगे देखते हैं, हम ग्रीन मैन्योर की बात करते हैं। हमने कंपोस्ट देखा, अब ग्रीन मैन्योर की बात करते हैं। क्या है ग्रीन मैन्योर मतलब क्या? हरी खाद। ग्रीन मैन्योर क्या है? हरी खाद। ग्रीन मैन्योर है हरी खाद। चलिए हरी खाद को देखते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि हरी खाद के लिए कौन सा क्रॉप सबसे सर्वोत्तम होता है, दलहनी या फिर सीरियल अनाज वाली? दलहनी। क्यों? क्योंकि दलहनी क्रॉप्स नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अब हमने जब प्लांट न्यूट्रिशन का चैप्टर देखा था तो हमने बताया था कि जनरली नाइट्रोजन जो है हमारे इंडियन सॉइल में एब्सेंट होता है, तभी ना यूरिया का ज़्यादा यूज किया जाता है, यूरिया या फिर किसी भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए क्या यूज किया जाता है? लेगुमिनस क्रॉप। तभी ग्रीन मैन्योर के रूप में लेगुमिनस क्रॉप का यूज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स के एग्जाम्पल है सनई, ढेंचा, ग्वार एंड लोबिया। ये 4 हैं इसके एग्जाम्पल ग्रीन मैन्योर क्रॉप। ठीक है, हमने बताया था कि ऐसा एक क्रॉप का नाम बताओ जिसने जो लेगुमिनस है लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता। तो उसका आंसर क्या था? राजमा एक ऐसा क्रॉप है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता जबकि वो लेगुमिनस है। अब इनका ढेंचा देखो, सनई का वैज्ञानिक नाम होता है क्रोटोलारिया जिंसिया है सनई। ढेंचा का देखते हैं सेस्बनिया रोस्ट्राटा क्या है? ढेंचा। ग्वार की बात करें
ग्वार, ग्वार का मैं भूल गया यार, चलो कोई नहीं। अब कॉन्सनट्रेटेड, ये तो सब तो क्या थे, बल्कि ऑर्गेनिक मैटर। अब बात करते हैं, इसमें आता है ग्रीन मैन्योर में एक कि इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग एंड एक्स सीटू ग्रीन मैन्योरिंग। ठीक, क्या होता है इन सीटू मतलब जिस फील्ड में आपको ग्रीन मैन्योरिंग करना है वहीं क्रॉप्स, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स को उगाना, फिर जुताई कर देना ताकि वो सड़ जाए। एक्स सीटू किसी दूसरे जगह से लीफ कलेक्ट करना, स्टेम्स कलेक्ट करना और उसे फील्ड में डंप कर देना, फिर टिलेज एक्टिविटी परफॉर्म करना, ये क्या कहता है, कहलाता है एक्स सीटू। आगे देखते हैं कॉन्सनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। कॉन्सनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में हमने क्या क्या देखा, बोन मील, बोन मील, ब्लड मील, ब्लड मील एंड केक्स, एंड केक्स। ओके, अब देखिए, अब इसमें जो ये केक्स हैं ये दो प्रकार से होते हैं, या तो एडिबल खाने युक्त, या तो नॉन एडिबल जिन्हें जो खाने में यूज नहीं किया जा सकता, नॉन एडिबल केक्स। इसको फर्दर आगे देखते हैं क्या क्या है, कौन से एडिबल हैं, किसमें कितना परसेंट, किनमें नाइट्रोजन ज़्यादा पाया जाता है, किनमें कम पाया जाता है, कौन सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, देखते हैं। अगर हम बात करें एडिबल केक्स की, एडिबल केक्स, एडिबल केक्स, तो आप एक चार्ट बना लीजिए किसमें कितना परसेंट पाया जाता है। पहला है ग्राउंडनट, ग्राउंडनट केक, हम केक के बारे में बात कर रहे हैं ना, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, मस्टर्ड, देन सीसम, सीसम इंग्लिश में बोला जाता है तिल को, देन सैफफ्लावर, कुसुम को बोला जाता है सैफफ्लावर। ओके, यहाँ पे लिख लीजिएगा नाइट्रोजन P2O5 एंड K2O। ठीक है, ग्राउंडनट की बात करें तो मूंगफली 7.3%, 1.53% P2O5 एंड 1.3% पोटास। मस्टर्ड की बात करें तो 5.2% नाइट्रोजन, 1.8% P2O5 एंड K2O की बात करें 1.2%। सीसम की बात करें तो 6.2%, 2.1%, 1.3%। सैफफ्लावर की बात करें 7.9%, 2.2%, 1.92%। ओके, नॉन एडिबल, ये तो एडिबल। नॉन एडिबल केक्स देखते हैं, नॉन एडिबल केक्स। अब इसमें से आपको क्या नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किस में पाया जा रहा है, 7.9% पाया जा रहा है सैफफ्लावर के केक में। क्वेश्चन यहीं से राइज हो जाएगा कि एडिबल में, एडिबल केक्स में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कौन से, किसके केक में पाया जाता है, तो क्या होगा आंसर, सैफफ्लावर के केक में। सेकंड नंबर में आएगा क्या, ग्राउंडनट। चलो नॉन एडिबल का देखते हैं। नॉन एडिबल कैस्टर, अरंड बोला जाता है इसे, कैस्टर, नीम, नीम, महुआ, महुआ का साइंटिफिक नेम मधुका इंडिका, करंज, करंज, देन कॉटन, कॉटन के सीड को क्या बोलते हैं, बिनौला, कुसुम, बिना छिला हुआ, देखो सैफफ्लावर, ये तो छिला हुआ था और ये बिना छिला हुआ, डिहल्ड बोल सकते हो। तो इनमें एनपीके परसेंटेज देखा जाए तो कैस्टर में पाया जाता है 4.3%, नीम में पाया जाता है 5.2%, महुआ में 2.5%, 3.9% करंज में, कॉटन में पाया जाता है 4.0% एंड 4.92% पाया जाता है किसमें, सैफफ्लावर डिहल्ड में। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा 5.2% नीम, नीम में पाया जाता है। कब पूछा जाए, नॉन एडिबल के केस में, ध्यान देना, एडिबल में पाया जाता है सैफफ्लावर में, नॉन एडिबल में नीम में। अगर टोटल पूछे कि सबसे ज़्यादा किसके केक में पाया जाता है तब आएगा आंसर सैफफ्लावर, सैफफ्लावर। सेकंड नंबर में ग्राउंडनट, नाइट्रोजन। फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस 1.8%, 1.08%, 0.8%,
0.9%, 1.8%, 1.44%, पोटास 1.3%, 1.48%, 1.8%, 1.2%, 1.6%, 1.23%, ये रहे। अगर हम एडिबल में फास्फोरस का परसेंटेज देखें, सबसे ज़्यादा 2.2% सैफफ्लावर में ही है। अगर पोटास देखें तो भी इसी में है, मतलब ओवरऑल सबसे ज़्यादा पाया जाता है सैफफ्लावर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, एक क्वेश्चन आता है कि नीम में एजाडायरेक्टिन एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी शो करता है। ये एक केमिकल होता है, ऑयल के फॉर्म में पाया जाता है एजाडायरेक्टिन। तो कितना परसेंट पाया जाता है एजाडायरेक्टिन नीम के सीड में? तो लिख लीजिए 0.3% पाया जाता है एजाडायरेक्टिन, एवं तेल पाया जाता है 40 से 50%। मतलब अगर आप 100 किलो बीज को ग्राइंड करें तो 40 किलो ऑयल प्राप्त होगा। 0.3% एजाडायरेक्टिन पाया जाता है। एजाडायरेक्टिन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर की बात करते हैं। हम तो पढ़ रहे थे क्या, मैन्योर, अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजर मतलब क्या, जिन्हें सिंथेटिकली बनाया जाए। मैन्योर हमने क्या पढ़ा था, नेचुरली फॉर्म्ड एनिमल और प्लांट से बना है, जबकि फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों में बनाया जाता है फर्टिलाइजर। और हमने मैन्योर में क्या पढ़ा था, मैन्योर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, न्यूट्रिएंट्स कम होता है। फर्टिलाइजर की बात करें तो न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर कम होता है, ऑर्गेनिक मैटर कम होता है। चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कब आया था? फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1957 में आया। लिख लो, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कब आया? 1957 में। ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा एसएसपी कहाँ बनता है? राजस्थान में। सबसे ज़्यादा एसएसपी राजस्थान में बनता है। सबसे ज़्यादा एफवाईएम का प्रोडक्शन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा एफवाईएम कर्नाटका में होता है। सबसे ज़्यादा कौन से उर्वरक खपत है, कंजम्पशन कौन से उर्वरक का है? तो आएगा आंसर यूरिया का है सबसे ज़्यादा खपत। अब आप तो जानते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड में, इस चीज़ में ध्यान देना, वर्ल्ड में सर्वप्रथम कौन सा फर्टिलाइजर का यूज बनाया गया था? एसएसपी। वर्ल्ड में सबसे पहले कौन सा फर्टिलाइजर का यूज हुआ था? एसएसपी बनाया गया था। अच्छा, नीम कोटेड यूरिया आपने सुना होगा, जितने गांव के हैं वो तो यूज भी किए होंगे। नीम कोटेड यूरिया सबसे पहले कब बना? 26 मई 2015 से आना स्टार्ट हुआ है। आपको मैं बता दूं, पहले बोरी आता था, 50 किलो का बोरी आता था। यूरिया खरीदने जाओ 300 रुपये में 50 किलो का बोरी देते थे। अभी 230 या 220 का देते हैं। 45 किलो का बोरी होता है। नीम कोटेड यूरिया आने लगा है, अब 5 किलो कम कर दिया गया है। ठीक है, चलो हम जानते हैं कि प्लांट्स नाइट्रोजन को नाइट्रेट अमोनियम के फॉर्म में ऑब्जर्व करता है। फर्टिलाइजर ग्रोमोर जानते हैं? ग्रोमोर यूरिया और अमोनियम फॉस्फेट को का ही नाम है। यूरिया का देखो, यूरिया का फोलियर स्प्रे के लिए यूरिया का कितना परसेंट यूज करते हैं? 2%। 2% यूरिया को फोलियर स्प्रे के लिए यूज किया जाता है। 2%। अच्छा, 2% कैसे बनाएंगे? 2% मतलब क्या? 2 ml 100 ml में गुणित 100, ऐसे ही ना होगा, तब ना ये 2% कहलाएगा। ऐसा होता है परसेंटेज बनाना। ठीक है, चलो अब देखते हैं इनका नेचर के अनुसार फर्टिलाइजर को बांटा गया। फर्टिलाइजर को क्या क्या है? पहला है बेसिक, जिन्हें कहा जाता है क्षारीय। दूसरा है एसिडिक, जिन्हें कहा जाता है अम्लीय। तीसरा भी है अम्लीय, एसिडिक। ठीक है, बेसिक में आता है
नाइट्रेट, एसिडिक में आता है अमोनियम एंड अमोनियम नाइट्रेट, ये आता है एसिडिक में। ठीक है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को बेसिक नाइट्रेट में आता है, एसिडिक अमोनिया एंड एसिडिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर हमने पढ़ा था, चलो कन्वर्जन फैक्टर पढ़ लेते हैं। मतलब क्या, बोरी में तो आपको नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है भैया? नाइट्रोजन देखो, फास्फोरस आपने लिया DAP, अब प्लांट्स P2O5 के फॉर्म में और DAP में P2O5 के फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट्स तो लेगा फास्फोरस के फॉर्म में ना, तो यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। तो कन्वर्जन फैक्टर ये डायरेक्ट आप याद रख लो, कन्वर्जन फैक्टर क्या है? कन्वर्जन फैक्टर फॉर डिफरेंट फर्टिलाइजर्स। कन्वर्जन फैक्टर याद रखते हैं। ऑर्गेनिक मैटर की बात करें, हमने पढ़ा था जब पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक मैटर, तब पढ़ा था हमने बेमेलिन फैक्टर के बारे में। बेमेलिन फैक्टर क्या था? इसका वैल्यू 1.724 बेमेलिन फैक्टर। उसके बाद अगर फास्फोरस निकालना है, देखो फास्फोरस निकालना है तो P2O5 इंटू 0.43 कर दो, मतलब DAP में जितना परसेंट दिखाया है इंटू 0.43 तब आएगा फास्फोरस। अगर P2O5 निकालना है, देखो ये P2O5 निकालना है तो इसको नीचे ले आओ, या फिर फास्फोरस इंटू 2.29 कर दो। फास्फोरस निकालना है तो P2O5 इंटू 0.43, P2O5 निकालना है तो फास्फोरस इंटू 0.29, ओके, ये 2.29, ओके, ये तो रहा फास्फोरस। पोटास अगर निकालना है तो K2O इंटू 0.82। देखो इसको याद करने का एक और तरीका है, फास्फोरस के केस में P2O5 इंटू 0.43 है, इसको जो है डबल कर दिए 0.82, अप्रॉक्स तो डबल ही है ना 0.82। फास्फोरस में 0.4, पोटास में 0.8। K2O अगर निकालने की बात करें तो K2O भी वैसे ही कर सकते हैं आप, पोटास इंटू 1.20, देखो 1.20, इसका जस्ट डबल करो 2.4, अप्रॉक्स में आप ले सकते हैं। मतलब फास्फोरस के केस में इधर से डबल होता है और पोटेशियम ऑक्साइड के फॉर्म में देखा जाए तो इधर से डबल होता है, आप याद कर सकते हैं। प्रोटीन का अगर बात करें, प्रोटीन का कन्वर्जन फैक्टर तो नाइट्रोजन इंटू 6.25, नाइट्रोजन इंटू 6.25 अगर करेंगे तो कितना प्रोटीन कंटेंट है ये पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर क्या क्या होता है, आपने सुना होगा, स्ट्रेट फर्टिलाइजर, मिक्स्ड फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, जटिल, हिंदी में बोला जाता है जटिल, सिंपल। तो फर्टिलाइजर क्या क्या है? फर्टिलाइजर में आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर हम देख रहे हैं, स्ट्रेट, दूसरा आता है बाइनरी, बाइनरी लिखते जाइएगा। तीसरा आता है टर्शियरी फर्टिलाइजर। चौथा क्या आता है? टर्नरी के बाद कंपाउंड फर्टिलाइजर, इसी को कॉम्प्लेक्स भी कह दिया जाता है। पांचवा आता है मिक्स्ड फर्टिलाइजर के बाद छठवां बात करें तो कंप्लीट फर्टिलाइजर। सातवां बात करें इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर। आठवां बात करें इनकम्प्लीट के बाद, बस इतना ही याद करिए, ज़्यादा क्लासिफिकेशन क्या काम का। आपको अब इसमें एग्जाम्पल बस याद करने हैं कि स्ट्रेट फर्टिलाइजर जिनमें कोई एक पोषक तत्व पाया जाए, या तो नाइट्रोजन पाया जाए या कोई एक मुख्य नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, कोई एक। उदाहरण लिखते जाइएगा, यूरिया, अमोनियम सल्फेट। बाइनरी जहाँ दो प्रमुख पोषक तत्व पाए जाएं, जैसे देखा जाए तो पोटेशियम नाइट्रेट एंड DAP। टर्सरी तीनों प्रमुख पोषक तत्व पाया जाए,
अमोनियम पोटेशियम फॉस्फेट, अमोनियम पोटेशियम फॉस्फेट में तीनों पाया गया। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फर्टिलाइजर की बात करें अगर, तो कम से कम दो जिनमें कॉम्प्लेक्स, कम से कम जिनमें, देखो इसमें ना एक देखना कॉम्प्लेक्स जो इंडस्ट्री में ही बने, सिंपल जो इंडस्ट्री में ही बने और दो से अधिक प्रमुख पोषक तत्व पाया जाए। मिक्स्ड जिन्हें हैंडमेड हो, मतलब कि क्या बोला जाए, आप हाथ से मिला के बना दो, जैसे यूरिया और डीएपी को मिला के छिड़काव कर दिए, ये हो गए मिक्स्ड फर्टिलाइजर। कंपाउंड फर्टिलाइजर का एग्जांपल देखा जाए, नाइट्रोफॉस्फेट, नाइट्रोफॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ओके, मिक्स्ड फर्टिलाइजर की बात करें अगर, तो नाइट, जैसे कि मिक्स्ड फर्टिलाइजर कुछ भी बोल सकते हैं, यूरिया प्लस डीएपी को मिला के आप कर दिए। कंप्लीट फर्टिलाइजर उसे कहा जाता है जिसमें एन, पी और के तीनों उपलब्ध हो। इनकम्प्लीट जिसमें उपलब्ध ना हो, उपलब्ध ना हो। ठीक है, ये तो थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक, सबसे ज़्यादा आर्द्रताग्राही फर्टिलाइजर कौन सा है, तो एग्जाम्पल आएगा अमोनियम नाइट्रेट। उसका आंसर क्या होगा, अमोनियम नाइट्रेट। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कौन से फर्टिलाइजर क्लासिफिकेशन को फर्दर आगे बढ़ाएंगे, किस फर्टिलाइजर में कितना % पोषक तत्व पाए जाते हैं। अभी हाइग्रोस्कोपिक देख लेते हैं। हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर मतलब क्या है, आर्द्रताग्राही। कौन सबसे, मतलब रखे और वो घुल गया, नमी अवशोषित करने वाला, आर्द्रताग्राही उर्वरक। ओके, आर्द्रताग्राही उर्वरक देखो क्या क्या है, अमोनियम नाइट्रेट सबसे अधिक, अमोनियम नाइट्रेट मैक्सिमम है। ओके, फिर यूरिया, फिर अमोनियम सल्फेट, देन अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, और सबसे कम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सोना खाद के नाम से जाना जाता है। क्यों बोला जाता है, देखो अब समझ आया। ये तो सबसे कम है इसका आर्द्रताग्राही, इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो पीएच को इन्फ्लुएंस नहीं करता, प्लस इसमें कैल्शियम भी मिल रहा है, अमोनियम भी मिल रहा है, नाइट्रेट भी मिल रहा है, इजीली अवेलेबल है। इसीलिए इसे सोना खाद या फिर सोना खाद, किसान खाद के नाम से जाना जाता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। और इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए। मैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट चाहिए। चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके बाय, थैंक यू।